नाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू मंथ की मैगजीन, जो कि नवंबर मंथ की है। तो अक्टूबर मंथ की ऑलमोस्ट आपके सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुकी है। धीरे धीरे जो सिक्योरिटी है, सोशल इश्यूज़ है, उसे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं नवंबर का, क्योंकि नवंबर के बाद हम लोग को दिसंबर का भी डिस्कशन करना है। इसलिए मैं यहाँ पे जो भी जिस समय मुझे ठीक लगता है और थोड़ा टाइम रहता है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा लेंदी लेसन ले लूँ। जैसे आज हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली जो टॉपिक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फिर से न्यूज़ में है और पहले की जितनी भी पॉइंट्स है इससे रिलेटेड वो सारी यहाँ पे हम लोग की रिवीजन होने वाली है। सेकंड, अगेन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब एक ऐसे टॉपिक है जो मुझे लगता है हर एक ऑल्टरनेट मंथ्स में आ ही जाता है। तो हम लोग की यहाँ पे रिवीजन होती रहती है और अगर कुछ न्यू एंगल में डिस्कशन होता है तो उसे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे छोटे छोटे न्यूज़ है जिसे हम लोग आज ही डिस्कस कर लेंगे। तो एक्चुअली मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी, इसलिए लेसन नहीं आ पा रहा था, बट चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो चलते ही रहेगा क्योंकि वेदर चेंज हो चुका है और कोल्ड वेव चल रहे हैं, बहुत ही ठंड है, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटा, और इससे पहले एक और न्यूज़ कि अगर आप लोग मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी देखिए प्रीलिम्स नज़दीक नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वैसे भी फेब तक आप लोग को मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट राइट 1 आंसर इन अ डे। उससे क्या होगा कि आप लोग लगातार प्रैक्टिस में रहोगे। फिर उसके बाद मार्च अप्रैल, ठीक है, मई या फिर फेब मिड से ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस, जिससे कि आप लोग का जो मई एंड में आपकी प्रीलिम्स होने वाली है उसमें आप लोग का बेटर परफॉर्मेंस हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो आप लोग को ज्वाइन करना है पूरी अभी जनवरी, अगर आप लोग को प्रैक्टिस करनी है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे मेल करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उनके द्वारा ये वैलिडिटी अपहेल्ड किया गया जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके थ्रू यहाँ पे 10% कोटा देने की बात की गई थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये ध्यान रखिएगा कि हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिजर्वेशन जो प्रोवाइड किया गया है वो इकोनॉमिकली नहीं वीकर है, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, ठीक है, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन देने की बात की गई। 10% कोटा, वो भी एजुकेशन के लिए और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इन दोनों जगह पे जो रिजर्वेशन मिलता है वो बैकवर्ड क्लासेस को मिलता है। तो यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड सारी चीज़ों को भूल कर बस जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको 10% का कोटा प्रोवाइड करना था। अब देखिए क्या हुआ है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत 2 आर्टिकल में एक क्लॉज यहाँ पे ऐड करना पड़ा, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 में बात किया गया है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है एजुकेशन फील्ड में, और आर्टिकल 16 में बात किया गया है कि किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में। तो इसी में एक और क्लॉज जोड़ दिया गया, क्लॉज 6। अब आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे अनेबल किया गया कि आप चाहे तो स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं कोई भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। यानी कि जो यहाँ पे आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 15 क्लॉज 5 के अलावा जो रिजर्वेशन यहाँ पे आपका बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया, उसके अलावा अगर कोई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे क्लॉज ऐड किया गया है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के बारे में बात करें या आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के बारे में बात करें, तो एक्चुअली जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है बैकवर्ड क्लासेस और स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स को, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी कि आप सामाजिक रूप से और जो यहाँ पे एजुकेशनली शिक्षा के रूप में अगर आप पिछड़े हैं तो यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में है कि रिजर्वेशन जो प्रोवाइड करना है, 10% कोटा प्रोवाइड करना है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करना है, फाइन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6 की बात करें तो यहाँ पे है कि सरकार को फिर से यहाँ पे हक दे दिया गया है कि अगर आपको लगता है तो आप स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं किसी भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। और ये होगा आपका किस में, तो अपॉइंटमेंट और पोस्ट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें अपॉइंटमेंट के लिए या फिर पोस्टिंग करने के लिए, यहाँ पे प्रमोशन के लिए यहाँ पे दे सकते हैं। आर्टिकल 16(4) जो है वो रिलेट से रिजर्वेशन जो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। और अगर बैकवर्ड क्लासेस को तभी रिजर्वेशन देना है एम्प्लॉयमेंट में जब उनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है।
आप देखते हो कि कई बार सीट्स खाली रह जाते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो उस हिसाब से रिजर्वेशन देकर कम मार्क्स में भी जो है लोगों को यहाँ पे नौकरी दी जाती है वहीं, तो इसको ध्यान रखना है। अब एक एक बात हम लोग समझते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, ये रिजर्वेशन है जो कि यहाँ पे सिन्हो कमीशन, जिनकी रिपोर्ट यहाँ पे 2010 में आया था, उनके बेसिस पे इस रिजर्वेशन को लाया गया है। 103rd अमेंडमेंट हुआ है 2019 का, जिसमें 2 आर्टिकल में क्लॉज ऐड किए गए हैं। साथ ही ये जो एक्ट है इसमें दोनों को पावर दिया गया है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को ये भी अलाउ किया गया है कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है कि नहीं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जॉब में और एडमिशन देना है जो स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, ये भी यहाँ पे पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। एक्ट जो है वो आर्टिकल 15 को भी अमेंड किया है। फर्दर यहाँ पे 10% सीट्स भी रिजर्व किया गया है उस तरीके के सेक्शन के लिए जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। साथ ही इस एक्ट में आप देखो कि यहाँ पे 16 में भी अमेंड किया गया, जिसमें 10% सारे पोस्ट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो हमारे देश के सिटीजन्स है उनको प्रोवाइड करना है। अब हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के साथ ही इसको ऐड किया गया है। मान लीजिए कि जो एक इंसान है जिसको यहाँ पे रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के तहत नहीं दिया जा रहा है, लेकिन एक ऐसी फैमिली है जिनका ग्रॉस एनुअल इनकम 8 लाख से कम है और वो रिजर्वेशन चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? देखिए किन लोगों को ईडब्ल्यूएस के तहत रिजर्वेशन मिलेगा, वैसे लोगों को मिलेगा जो कि ना ओबीसी में आते हो, जो ना एससी कैटेगरी में है ना एसटी कैटेगरी में, बट वैसे लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम एक साल में 8 लाख से कम है, तब उनको ईडब्ल्यूएस के तहत जो है रिजर्वेशन मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है वैसे लोगों को जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ है। अगर 5 एकड़ का ज़मीन है खेती का तो वैसे लोगों को ईडब्ल्यूएस के तहत नहीं रखा जाएगा। साथ ही अगर उनका रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर किलोमीटर में बना है तो उनको भी ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ ही रेसिडेंशियल प्लॉट जो 100 स्क्वायर यार्ड या फिर इससे ज़्यादा है, वो भी म्यूनिसिपैलिटीज़ में, और 200 स्क्वायर यार्ड से अदर एरिया में, तो वैसे लोगों को भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। तो ये जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है इसको भी ध्यान रखना है। अब समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है यहाँ पे जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2012 का। तो यहाँ पे कहा गया है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अकेले वायलेट नहीं कर रहा है। तो ये भी बातों को यहाँ पे रखा गया है कि ऐसा नहीं है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा संविधान का उसको ये वायलेट कर रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो इससे पहले जूरिस्प्रूडेंस था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है एक सोल बेसिस नहीं होना चाहिए। पहले भी आप देखे हो कि इस टॉपिक पे कई बार बहस हुई है कि किसी भी इंसान का अगर हम लोग उसको इकोनॉमिक के बेसिस पे जज करेंगे कि वो पिछड़ा है तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देखो हर एक इंसान दूसरे इंसान से कहीं न किसी मामले में पिछड़ा रह जाता है। अगर आप देखो कार की ही अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल लो, किसी के पास अगर मर्सिडीज़ है और किसी के पास अगर होंडा सिटी भी है, तो होंडा सिटी वाला एक बार के लिए सोचेगा कि इकोनॉमिकली ये पिछड़ा हुआ है मर्सिडीज़ से, लेकिन क्या ये दोनों इंसान इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो यही बात हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक के बेसिस पे कभी भी रिजर्वेशन डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसको सेपरेट एक अलग सा और डिस्टिंक्ट कैटेगरी कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि एससी एसटी को यहाँ पे बाहर रखा गया है। तो एससी बीसी यानी कि यहाँ पे आप समझो कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन का पार्ट है और नेसेसरी है कि हम लोग यहाँ पे डबल बेनिफिट लोगों को ना दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग एससी है, एसटी है या फिर ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही 50% का रूल भी रखा गया है। इंदिरा साहनी जजमेंट जो कि 1992 की है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जजमेंट है अब तक। अभी अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इस जजमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंदिरा साहनी केस जो 1992 का है, इसमें ये कहा गया था कि 50% कैप है, 50% रूल है कि हमारे देश में रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और क्रीमी लेयर को तो यहाँ पे एक्सक्लूड करके रखना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस से। इट मीन्स कि वैसे फैमिली जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो उनको यहाँ पे क्रीमी लेयर में रखा जाए। इट मीन्स कि उनको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि इस जजमेंट से फ़ायदा क्या हो रहा है, देखिए इस जजमेंट से फ़ायदा है कि रीशेप पॉलिटिक्स ऑफ एफर्मेटिव एक्शंस, यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो एक रिजर्वेशन डिस्कशन में आ गया है और ये मंडल डिबेट जो था
यानी कि जो कास्ट रिजर्वेशन के फेवर में, उससे तो हम लोग बाहर आकर बात कर रहे हैं कि कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं दे रहे, अब हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो कास्ट जो है एक प्रोमिनेंट फैक्टर है हमारे देश में, जिसके बेसिस में हम लोग बैकवर्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। फाइन, अगर हम लोग राम सिंह वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें 2015 में, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया था कि हम लोग को नॉन कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन करना है बैकवर्ड क्लासेस का, ठीक है। साथ ही न्यू प्रैक्टिसेस, मेथड्स और यार्डस्टिक्स लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे सोसाइटी में न्यूली इमर्जिंग ग्रुप्स है उनकी EWS से फ़ायदा ये हो रहा है ना कि जो जनरल कैटेगरी में कुछ जो पुअर लोग हैं उनकी स्टेटस को अपलिफ्ट करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग में ही आपको गरीबी देखने को मिलेगा, जनरल कैटेगरी के लोग में भी है जिनका एनुअल इनकम आप समझ सकते हो कि 8 लाख भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आप समझ सकते हो कि उनको भी कुछ हेल्प की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी स्टेटस भी अपलिफ्ट हो सके। तो EWS कोटा है जिसके थ्रू इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड किया जा सकता है। जस्टिस जो कि 3 टाइप की प्रोवाइड करने की बात की गई है हमारे प्रियम्बल में। तो इकोनॉमिक जस्टिस है जो कि हम लोग ऐसे अगर जनरल कैटेगरी में EWS के कैटेगरी माध्यम से अगर यहाँ पे रिजर्वेशन देते हैं तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर आप देख सकते हो कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है इसको फर्स्ट स्टेप माना गया है, जैसे कि हम लोग कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन से थोड़ा अलग सोच सके। हमेशा ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन मीन्स सिर्फ कास्टिज्म, यानी कि जो कास्ट बेस्ड है बस उसी के बेसिस पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। बट इससे अगर हम लोग को अलग हट के अगर सोचना होगा तो हम लोग समझ सकते हैं कि नहीं, रिजर्वेशन इज़ नॉट ओनली मीन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज़, ठीक है। साथ ही आप देखो कि कास्ट अलॉन्ग साइड क्लास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग इंडिया को एक अच्छा एक्शन प्लान के लिए अफर्मेटिव कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, है कि नहीं, कि हम लोग एक अलग तरीके का व्यू देखें, एक अलग तरीके की बात हम लोग यहाँ पे करें। अब देखते हैं, लेकिन EWS में काफ़ी कंसर्न है, आज भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। ऐसा कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन कहने का मतलब है कि सोशल अपलिफ्टमेंट। इट मीन्स कि रिजर्वेशन जो है एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे फिनेंशियल एम्पावरमेंट नहीं करता, बट ये यहाँ पे सोशल एम्पावरमेंट करता है। तो एक तरीके का आप समझ सकते हो कि माइंडसेट बैठ गया है कि यहाँ पे क्या होता है कि सोसाइटी में आप देखो रिजर्वेशन देने से क्या होता है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उनकी स्टेटस थोड़ी सी अपलिफ्ट होती है, और इसको हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स के जैसा नहीं यूज़ कर सकते। अभी जैसे मैं बताई कि यहाँ पे अगर EWS कोटा प्रोवाइड करते हैं जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में जो पुअर लोग हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं है। ये एक कंसर्न है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वायलेट्स कर रहा है जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है। ये कहा जा रहा है कि OBC SC ST कम्युनिटीज़ को एक्सक्लूड कर रहे हैं जो हम लोग EWS से, तो एक क्लियर वायलेशन हो रहा है इक्वालिटी का, है कि नहीं। साथ ही आप देखो माइनॉरिटी व्यू है रिसेंट जजमेंट में कि इस तरीके का जो एक्सक्लूजन है ये आर्बिट्री है और डिस्क्रिमिनेटरी नेचर भी है। ये वर्चुअली कन्फाइज करता है जो SC ST OBC है वो अपने एलोकेटेड रिजर्वेशन कोटाज में ही रहे, उससे बाहर वो नहीं देख सकते। इशू है कुछ इनकम क्राइटेरिया को लेकर, जो इनकम क्राइटेरिया यहाँ पे 8 लाख रखा गया है पर ईयर, तो इसके बेसिस पे भी कहा जा रहा है कि हमेशा क्वेश्चन होता है कि इसको किस बेसिस पे सेट किया गया है। साथ ही आप देखो ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो IT रिटर्न्स फाइल करते हैं उनको एग्जेप्शन रखा गया है और उनको बाहर रखा गया है, और सिर्फ यहाँ पे प्रोवाइड किया गया उन सारे टैक्सेबल इनकम को जो 2.5 लाख से कम है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क होता है कि इस बेंचमार्क को कैसे सेट किया गया। साथ ही आप देखो जो एनुअल इनकम कट ऑफ है ये इतना ज़्यादा है, अगर नेशनल लेवल हम लोग एनुअल पर कैपिटा इनकम देखें तो इससे भी जो एनुअल इनकम कट ऑफ है ये ज़्यादा है। साथ ही पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा है, अगर डायरेक्ट इनकम में हम लोग देखें तो यहाँ पे डेटा की कमी देखने को मिलेगी। पॉसिबिलिटीज़ है जो मैलिशियस इनकम डिक्लेरेशंस है, इनकम डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको सही तरीके से नहीं दिखेगा क्योंकि डेटा भी उस तरीके का हमारे पास नहीं है। लैक ऑफ डेटा है, पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा है, जिसके कारण एक अलग इशू क्रिएट होता है। टूल ऑफ पॉपुलिज्म है। देखिए क्रिटिक्स का यहाँ पे कहना है कि पॉलिटिकल नेचर है, EWS कोटा लाने का मतलब है कि एक पॉलिटिकल मूव्स है कि रिजर्वेशन आप जानते हो कि पॉलिटिकल मूव्स होता है क्योंकि बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग को अपने कब्जे में रखना। अब यहाँ पे फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग को भी एक यहाँ पे रिजर्वेशन दे दो, जिससे क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की वोट बैंक यहाँ पे बढ़ती है, तो इसलिए पॉलिटिकल नेचर ही कहा जाता है इसका। और माइनॉरिटी व्यू आप रिसेंट जजमेंट में देख सकते हो, जिसमें ये कहा गया है कि जो 50% की सीलिंग लिमिट है, जो इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे 10% और प्रोवाइड करके इससे क्या होगा कि फर्दर इन्फ्रैक्शन हो रहा है, और इसके बाद आप देख सकते हो कि छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे जो कुछ गुट है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न है। बट अब यहाँ पे वे अहेड में कहा जा रहा है
कि हमें इंटेंडेड जो बेनिफिशरीज है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए इस पे बात करने से बेटर ये है कि हम लोग जो यहाँ पे प्रोविज़न लेकर आए हैं, अब यहाँ पे EWS के तहत जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं वो कौन कौन से लोग हैं उनको फाइंड आउट करना है और उनको यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहिए। साथ ही एक कंटिन्यूस इवोल्यूशन हो। देखिए ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया गया है और जो बैकवर्डनेस की यहाँ पे जो भी ज़रूरत है उसको जो कैप्चर किया जा रहा है, ये कंटिन्यूस इस तरीके का इवॉल्व होना चाहिए और यहाँ पे मच मोर इंक्लूसिव हो। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस कोटा में आए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिल सके। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा प्राइवेट सेक्टर में तो पॉलिसीज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे एक्सपेंड करने पे फोकस करेगा और वो भी आप देखो वर्क स्किल के बेसिस पे, ना कि EWS के बेसिस पे। और गवर्नमेंट को भी यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है कि वो इक्वालिटी यहाँ पे इम्प्रूव करे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जनरल में, और जो रिजर्वेशन का डिमांड है ना उसको भी लिमिट करना चाहिए जिससे कि बस कुछ ही लोग जो है वो इस दायरे में आ सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उनको अदर लेवल से यहाँ पे अपने मेहनत से यहाँ पे जो है उनको फ़ायदा मिल सके। देखिए रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन एक स्मॉल हेल्प है किसी भी कम्युनिटी के लिए जो कि इस क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं। बाकी मेहनत तो सबको करना होता है यहाँ पे, ठीक है, बस कुछ कम मार्क्स की यहाँ पे डिफरेंस होती है, वो भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे उतना थोड़ा बेनिफिट मिलना ज़रूरी है जिससे कि जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोअर कास्ट के लोगों का वो हो सके। फाइन। सो गाइस हमने यहाँ पे सारी बातें देखी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड, जो कि हर एक पॉइंट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस बार प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डिबेट डिस्कशन हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस को यहाँ पे रीड किए हैं, साथ ही साथ हम लोग देखिए कि इस जजमेंट से क्या फ़ायदा हुआ, कंसर्न क्या है और क्या करना चाहिए। फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 लाया गया राज्यसभा में। अब ये आ गया है राज्यसभा में भी, तो इसलिए हम लोग को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग आज़ादी से पहले देखें तो 1840 में लेक्स लॉसी जो रिपोर्ट है उसके बेसिस में बताया जा रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक यूनिफॉर्म लॉज जो है वो इस्टेब्लिश किया गया क्राइम के लिए, एविडेंस के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। बट जो पर्सनल लॉज है हिंदूज और मुस्लिम का वो इंटेंशनली यहाँ पे उन लोग के लिए छोड़ दिया गया था। 1941 में आप देखो कि गवर्नमेंट के द्वारा BN राव कमेटी बनाया गया जो कि ये कह रहे थे कि हिंदू लॉ को यहाँ पे और यहाँ पे वुमेन को इक्वल राइट्स यहाँ पे देना चाहिए। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कहने का मतलब है कि बस वन लॉ होना चाहिए, वन नेशन वन लॉ वाला जो फंडा है ना वो हमारे देश में अप्लाई हो। अब आप देखो कि हमारे यहाँ रिलीजन के बेसिस पे आपको कानून देखने को मिलेगा, कुछ प्राइवेट लॉज होते हैं। जैसे आप देखो कि अगर शादी करनी है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू रिलीजन वाले करते हैं, मुस्लिम एक्ट के तहत मुस्लिम वाले करते हैं। अगर इसी में डिवोर्स लेना है तो आपका हिंदू अलग तरीके से लेते हैं, मुस्लिम अलग तरीके से लेते हैं। तो क्यों नहीं एक ही कानून हो जो कि सारे लोग, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन, सब कोई एक ही तरीके से फॉलो करे। तो इसी बात को कहा जा रहा है। आज़ादी के बाद आप देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है सब कमेटी जो कि फंडामेंटल राइट्स में इनको हेड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके द्वारा ये कहा गया कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जो कि फंडामेंटल राइट्स के दायरे में ना हो। स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया था हमारे देश में 1954 में आज़ादी के बाद, जिससे ये कहा गया कि अच्छा चलो इंटर रिलीजन मैरिज करना है या फिर इंटरकास्ट मैरिज करना है तो उसके लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया। 1955-56 में 4 हिंदू कोड बिल जो है पास हुआ और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी यहाँ पे लाया गया जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई। बट अब तक इस पर कोई भी डिस्कशन मतलब फाइनल डिस्कशन नहीं, कंक्लूजन निकल कर नहीं आया। देखिए जो यहाँ पे प्रोविज़न है यूनिफॉर्म सिविल कोड का वो हमारे संविधान में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलेगा जो कि आर्टिकल 44 है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सिक्योर कर सकते हैं अपने सिटीजन्स के लिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम लोग बात करें तो ये जस्टिसेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है और पर्सनल लॉज जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। शेड्यूल 7 में आप जाओगे तो 3 तरीके का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आप देखोगे पर्सनल लॉज आ जाते हैं। कंकरेंट लिस्ट कहने का मतलब है कि इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है। कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट को भी है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी है। फाइन। अब देखिए करंट स्टेटस क्या है पर्सनल लॉ का अगर हम लोग देखें
देखिए हमारे देश में जो है डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ रहते हैं और यहाँ पे उनके लिए पर्सनल लॉज के थ्रू उनका जितना भी काम है वो होता है, चाहे वो शादी करना है, डिवोर्स लेना है या फिर किसी भी तरीके की बातें हैं, तो वो यहाँ पे उनके पर्सनल लॉज के थ्रू ही कॉडिफाई होता है। फॉर एग्जांपल हिंदू पर्सनल लॉ है जिसमें कि 4 बिल है। हिंदू मैरिज एक्ट, शादी करने के लिए अलग कानून है। हिंदू सक्सेशन एक्ट है। हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। ये 4 कानून है जो कि हिंदू के लिए है। वही टर्म हिंदू जो है, हिंदू में कौन कौन आ जाते हैं, तो सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये सब आ जाते हैं। वहीं अगर सर्टेन आस्पेक्ट देखें मुस्लिम पर्सनल लॉ का, तो ये हमारे देश में भी देखा जाता है शरीयत लॉ के जैसा। मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है। तो ये अलग अलग कानून आपको मुस्लिम रिलीजन में देखने को मिलेगा। फाइन। वहीं आप देखो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, इंडियन डिवोर्स एक्ट है जो राष्ट्रीयन के लिए भी है, जो कि पारसी मैरिज और डिवोर्स एक्ट है। तो अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून हमारे देश में आपको दिखता है। बट सम सेकुलर लॉज भी है, यानी कि कुछ ऐसे कानून हमारे देश में हैं जो कि सारे धर्म के लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है। इस स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोई भी लोग आकर शादी कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो भी रिलीजन के साथ बिलोंग करते हैं। आज की डेट में हमारे देश में अगर आप देखो तो एक गोवा मात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो किया जाता है। और जो पोर्तुगीज सिविल कोड 1867 है उसी के तहत हमारे देश में गोवा में इसको फॉलो किया गया। पोर्तुगीज़ कोड जो है ये कम्प्लीटली यहाँ पे यूसीसी नहीं था, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, बट गोवा में इसको अप्लाई किया गया। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों आज की डेट में ज़रूरत है, इसके बारे में अगर आप सोचो तो हम लोग बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, कि मेल फीमेल में यहाँ पे किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप देखते हो कि कुछ ऐसे पर्सनल लॉज हैं, ट्रिपल तलाक को अभी हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि इसमें जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति तलाक के बाद बहुत बद से बदतर हो जा रही थी, इसलिए हटाया गया। एक इक्वल यहाँ पे राइट्स प्रोवाइड करना है मेल और फीमेल को, अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजन, कोई भी कानून से ऊपर हट के। ठीक है। साथ ही आप देखो मुस्लिम में क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल वाइफ्स रखने का अधिकार है, लेकिन वहीं आप हिंदू में देखो तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये एक अलग बात हो जाती है। साथ ही अगर आप देखो इनकन्सिस्टेंट पर्सनल लॉ में इनकन्सिस्टेंसी को एड्रेस करने के लिए लाया गया। कोई कंसिस्टेंसी है ही नहीं किसी भी मैरिज, किसी भी इशू को लेकर, चाहे वो मैरिज हो, सक्सेशन हो, इसको लेकर, तो इस पर भी बात की जाती है। सेकुलर रिपब्लिक जो है वो यहाँ पे कॉमन लॉ के लिए एस्पायर करते हैं, वो भी सारे सिटीजन्स के लिए, ना कि डिफ्रेंशिएटेड रूल्स को लेकर। साथ ही लॉज को सिंप्लीफाई करना भी ज़रूरी है। आप देखो बहुत सारे कानून हैं, एक नंबर ऑफ कानून है हमारे देश में। हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है कानून का। ये एक हम लोग कह सकते हैं कि इससे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे देश में इतने सारे कानून हैं ना कि याद ही नहीं रहता है कि कौन सी प्रोविज़न किस कानून के तहत है। साथ ही वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहाँ पे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अगर एकमात्र एम अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में पीड़ित परेशान व्यक्ति है, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है कानून के हिसाब से, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यहाँ पे बोला गया था। और यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन में आप देखो विमेन आते हैं और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आते हैं, तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ज़रूरी है। आर्गूमेंट इसके अगेंस्ट में आप देखो, कहा जाता है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी है और उसमें एकमात्र एक कानून रखेंगे, सेकुलर लॉ रखेंगे, तो इसको फॉलो करना डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लिए, कम्युनिटी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये आप देखो कि यहाँ पे पॉलिटिक्स भी निकल कर आता है। डाइवर्सिटी के अगेंस्ट है एक ऐसा कानून जो कि हर एक रिलीजन नहीं मान सकती। कोड इरोड माइनॉरिटी राइट्स। आप देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की जा रही है कि कानून के सामने सब बराबर है। तो यहाँ पे जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो कि यहाँ पे आर्टिकल 25 में दिया गया है कि सबको अपना धर्म एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करने का अधिकार है। आप जो भी धर्म मानना चाहते हो वो आप मान सकते हो। इसके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो फंडा है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे कोलाइड कर रहा है। साथ ही आप देखो कि लॉ कमीशन भी इसको सपोर्ट नहीं करते। 2018 में लॉ कमीशन अगर आप देखो कि इनका कहने का मतलब है कि यूसीसी जो है ना ही ये नेसेसरी है ना ही ये डिज़ायरेबल है। इट मीन्स कि इसकी ना ज़रूरत है ना इसकी चाहत है। ठीक है। अब ये बताया जा रहा है रोड अहेड यानी वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि हमें कोलैबोरेटिव अप्रोच लेकर आना चाहिए। इट मीन्स कि अब हम लोग को क्या करना है कि इंडिविजुअल को एजुकेट करो। देखो हर एक लोग जब पढ़ने लगते, शिक्षित होने लगते हैं ना, तो हम लोग ये कास्ट, रिलीजन, इन सब से ऊपर उठ जाएंगे। एक मानव को समझने की कोशिश कीजिए, जो ह्यूमन बीइंग है ना, बस ह्यूमन बीइंग से मतलब सब इंसान है। इस धरती पे आने के बाद ही जो है इतना डिफरेंट हो जाता है कि कौन किस धर्म के है, कौन किस कहाँ से बिलोंग करते, क्या बिलोंग करते, नहीं करते। लेकिन एक शिक्षित अगर लोग रहेंगे तो इस तरीके की जो समस्या है वो कम हो जाएगी।
ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच लेना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अचानक से सारे प्राइवेट लॉज हटा दो और एक ही बस कानून लेकर आ जाओ और सबके ऊपर ये चीज़ थोप दो। तो हमारे देश में तो ये चीज़ होने वाली है नहीं, कोई मानेगा है नहीं। तो इसलिए हम लोग को एक एक ईट रखना होगा, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना होगा। साथ ही लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन देखें तो इसको फॉलो करना ज़रूरी है। लॉ कमीशन का कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है पर्सनल लॉ का, उसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही हमें क्या करना होगा कि जो इंटरप्रिटेशन है उसमें बहुत एम्बिग्यूटी है, इसको लिमिट कीजिए। साथ ही यहाँ पे इस कमीशन का कहना है कि जो रेंज ऑफ अमेंडमेंट किया जा रहा है आज की डेट में फैमिली लॉ में, इसको भी यहाँ पे देखना होगा, जैसे इनइक्वालिटी बढ़ती ही जा रही है। साथ ही एक मीनिंगफुल डिफरेंस भी हम लोग को यहाँ पे पर्सनल लॉज में प्रिजर्व लाना चाहिए, जिससे कि हम लोग इसको पर्सनल लॉ को प्रिजर्व कर सके और इनइक्वालिटी को हम लोग यहाँ पे हटा सके बिना एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी के। तो देखिए लॉ कमीशन का कहना है कि धीरे धीरे हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। अचानक से जो हम लोग ये बात कह रहे हैं कि हम लोग को सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के कानून हटा देना चाहिए और एकमात्र कानून सारे लोगों को फॉलो करना चाहिए, तो ऐसा देखिए हमारे देश में करना अचानक से थोड़ा मुश्किल है। धीरे धीरे अगर हम लोग एजुकेट करें, जो बेसिक प्रॉब्लम है कि हमारे देश में एजुकेशन की कमी है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, लोग समझते नहीं है, जो हमारे एंसेस्टर्स बोल के चले गए हैं उसी चीज़ को वो लोग भी फॉलो करते हैं। तो उनके माइंड में ये चीज़ें हम लोग को धीरे धीरे समझाना होगा, माइंडसेट चेंज करना होगा, बिहेवियर चेंज करना होगा, तभी जाके एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो ये बातें कही जा रही है। इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी आप देख सकते हो। शाह बानो केस है जिसमें ये कहा गया है 1985 का कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। और यहाँ पे मिस जॉर्डन का भी है जो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म कोड फॉर मैरिज एंड डिवोर्स के लिए। सरला मुदगल केस 1995 का, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें ये कहा गया है कि पार्लियामेंट को यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में हो। फाइन। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट यूसीसी, जिसमें कि हमने यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस सारी बातें को देखा, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे, करेंट स्टेटस क्या है पर्सनल लॉ का वो हम लोग देखें, नीड क्यों है आज के डेट में हम लोग को ज़रूरत क्यों है यूसीसी का, इसको हम लोग समझे। और उसके बाद हम लोग एक आर्गूमेंट देखे कि हाँ इसके अगेंस्ट में, इसके फॉर में, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे वे फॉरवर्ड देख रहे हैं। ओके, व्यूज़ इन शॉर्ट्स में आते, राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हमें एग्जामिन करना होगा उन सारे कानून को जो कि अंडर ट्रायल में डिप्राइव, मतलब कि आप समझो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सस्पिशियस के हिसाब से उनको जो है पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन वो ट्रायल उनके ऊपर हो नहीं रहा है। तो अंडर ट्रायल में आप जानते हो कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि आज के डेट में भी अंडर ट्रायल के नाम पे वो जेल में बंद है। तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि राइट टू वोट, ठीक है, और उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो सेक्शन 62 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, इसमें यहाँ पे जो जेल में रहने वाले लोग हैं, जेलर को यहाँ पे डिप्राइव किया गया है कि आपको ये अधिकार नहीं है, आपको वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इसी पे बात किया जा रहा है। तो देखिए आर्गूमेंट क्या है कि यहाँ पे राइट टू वोट होना चाहिए। तो ये कहा गया है कि डिस्क्रिमिनेटरी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। एक अनरिजनेबल तरीके से यहाँ पे कंसीडर करो। राइट टू वोट एक यहाँ पे आप देखो कि डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट है एक अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है सेक्शन 62 का, और इसके तहत ये कहा गया कि राइट टू वोट जो है ये आर्टिकल 14 के तहत कन्फर्ड नहीं किया जाता है। राइट टू वोट जो है ये लिमिटेशन इम्पोज करता है लेजिस्लेचर के द्वारा, और इससे हेल्प हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को अवॉइड कर पा रहे हैं। ओके, तो ये बातें कही गई है। इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर ई कोड प्रोजेक्ट। तो देखिए न्यूली क्या क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया गया। तो एक है वर्चुअल जस्टिस क्लॉक है, दूसरा है यहाँ पे जस्ट IS मोबाइल ऐप 2.0। ये टूल है जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए कि इफेक्टिव कोर्ट और केस मैनेजमेंट को देखें। डिजिटल कोर्ट है जिसमें कि डिजिटाइज किया जा रहा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को, यानी कि कोर्ट में जो इतना पेपर में काम होता था अब पेपरलेस हो रहा है। साथ ही S3WAAS वेबसाइट है जिसमें कि जनरेट, कॉन्फ़िगर एंड डिप्लॉय एंड मैनेज किया जाता है वो सारे वेबसाइट्स जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह जो है वो पब्लिश होते हैं, ठीक है। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट भी है जहाँ पे अब ई कोर्ट आ गया है। ई कमेटी जो है वो गवर्निंग बॉडी है। ई कोर्ट आने से क्या फ़ायदा है, यहाँ पे अकाउंटेबल हो पा रहा है कोर्ट, और इनके जो काम है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी है। कोर्ट का जो काम है, केसेस जो है वो इफेक्टिव तरीके से मैनेज हो पा रहा है, और जो पेंडेंसी है कोर्ट में वो यहाँ पे अच्छे तरीके से कम हो पा रहा है। इसमें आप देखो जो जस्टिस डिलीवर है सिस्टम है वो अफोर्डेबल है, एक्सेसिबल है, और कॉस्ट बेनिफिट भी है। फाइन। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अगर देखें तो आगरा, गाज़ियाबाद और प्रयागराज जिसमें कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आ गया है। डिसीज़न जो है ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का ये इसलिए लिया गया है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं,
रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस बढ़ते जा रहा है, टूरिज्म बढ़ते जा रहा है, तो बेटर तरीके से पॉलिसिंग हो सके और लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए कमिश्नरेट सिस्टम लाया जा रहा है। ठीक है, क्या डिफरेंस है ड्यूल कमांड सिस्टम में और कमिश्नरेट सिस्टम में? कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे सीपी कहते हैं, ये पूरे यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर के हेड होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किसी सिटी में पुलिस को कहाँ रहना है, कैसे रहना है, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है ये डिप्टी इंस्पेक्टर जो जनरल रैंक होते हैं या फिर इससे ऊपर होते हैं, उसी से ये निकल कर आते हैं और इस तरीके के जो पुलिस ऑफिसर है इनके पास पावर होता है कि वो प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हैं, सेक्शन 144 जो सीआरपीसी का है उसको इम्पोज कर सकते हैं। साथ ही कहीं पे भी दंगा फसाद होता है तो जैसे आप देखते हो कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तो ये यहाँ पे कमिश्नरेट ऑफ पुलिस को डायरेक्ट पावर दिया गया है। साथ ही बहुत सारी कमेटी हैं जो कि यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स के लिए सजेस्ट कर रही है और ये चीज़ कहा गया है कि उन सारे एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ पे कमिश्नरेट ऑफ पुलिस जो है उसको इम्पोज कर देना चाहिए। लेकिन ड्यूल कमांड अगर डिस्ट्रिक्ट देखें, एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे डीएम होते हैं और एसपी होते हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं, तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर होती है। डीएम जो है अरेस्ट वारंट इशू करते हैं, लाइसेंस वगैरह इशू करते हैं और एसपी के पास पावर होती है कि वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं और किसी को अरेस्ट करना होता है तो वो कर सकते हैं। सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है और इसमें पुलिस जो है वो मोर अकाउंटेबल होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीएम को। अब नेक्स्ट आते हैं आधार रूल्स अपडेटेड। देखिए गवर्नमेंट के द्वारा आधार रूल्स जो है उसको अपडेट किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको एटलीस्ट वंस आधार होल्डर्स जो है वो 10 साल कंप्लीट होने के बाद अपडेट कराएंगे। अपडेशन से क्या होगा कि एक्यूरेसी जो है आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का वो CIDR में आपका यहाँ पे अपडेट रहेगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022, सबसे पहले तो ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है जिनके द्वारा ये जो इंडेक्स है वो रिलीज़ की जाती है। ये जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है ये इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे काम करते हैं नॉलेज को क्रिएट करना, बिल्ड अवेयरनेस बिल्ड करना। रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करें तो ग्लोबली आप देख सकते हो कि 5th ईयर में यहाँ पे रैंक जो है वो डिक्लाइन हुआ है। 140 कंट्री से हमारा रैंक 77 है और टॉप हुआ है यहाँ पे डेनमार्क। अगर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब है कि ड्यू सिस्टम ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन, नॉर्म्स एंड कम्युनिटी कमिटमेंट। ओके, जो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, लॉ को, ओपन गवर्नमेंट को, एसेसिबल और इम्पार्शियल जजमेंट को डिलीवर करता है। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और इसमें हमारे जो टॉपिक्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए। और साथ ही अगर आपको इसी तरीके से डेली बेसिस पे विजन IAS की करंट अफेयर्स मैगजीन को हमारे साथ डिस्कशन करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।